नमस्कार, मैं हूँ प्रभाकर मणि तिवारी और पूर्वोत्तर का झरोखा नामक इस मेरे नए कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, पूर्वोत्तर की खबरें मुख्यधारा की मीडिया में नहीं आ पाती, तो मैं कोशिश करूँगा ऐसी खबरों को आपके सामने लाने की जो बहुत महत्वपूर्ण है, अनूठी हैं, लेकिन इसके बारे में देश के दूसरे हिस्से के लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती। इसी कड़ी में आज बात करेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की। वहाँ की कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है असम को। असम से असम में एक जगह है माजुली, पहले जोरहाट ज़िले के तहत था, लेकिन अब ये अलग ज़िला बन गया है। और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल वहीं से चुनाव लड़े थे, उनका चुनाव क्षेत्र है। तो हो सकता है आप में से कईयों ने माजुली का नाम नहीं सुना है। तो और ये एक बहुत अनूठी जगह है। ये दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे नद कहा जाता है, उसके बीचों बीच स्थित है माजुली और बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बीते कई दशकों से ये लगातार ब्रह्मपुत्र में सालाना आने वाली बाढ़ के कारण भूमि कटाव का शिकार है और ये इस द्वीप के गांव लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि किसी दौर में यहाँ क्षेत्रफल था 1500 किलोमीटर, जो अब घटकर सिर्फ 665 किलोमीटर रह गया है, यानी आधे से भी कम। इस द्वीप के गांव में 2 लाख की आबादी है और अभी भी यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ जल मार्ग का ही सहारा है। आप बड़ी बड़ी नाव और लॉन्च के जरिए ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। न कोई पुल है, न कोई सड़क है, न हवाई मार्ग है। अब बीजेपी जब से दोबारा सत्ता में जीत के आई है, तब से माजुली को बचाने के लिए विशेष योजनाओं पर काम शुरू हो गया है, भूमि कटाव रोकने के लिए। और हाल में पूर्व मुख्यमंत्री सोनोवाल ने भी कुछ मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के साथ इस इलाके का दौरा किया था माजुली का, और इन परियोजनाओं को तेज़ी से शुरू करने के निर्देश दिए थे। माजुली के बारे में आपको बताना है कि यह लगातार नदी में समा रहा है और कई वर्षों से ऐसा चल रहा है। तो अभी कुछ दिनों पहले इसको बचाने की शुरुआत हुई थी, कांग्रेस के दौर में भी शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ मामला आगे नहीं बढ़ सका था। यह दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन यह भी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की मार का शिकार है। साल दर साल मौसम में आने वाले बदलाव के कारण यह द्वीप तेज़ी से नदी में समा रहा है। और मुख्यमंत्री रहते सोनोवाल ने भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन और की योजना शुरू की थी कम करने के लिए। इसके अलावा कार्बन मुक्त पर्यटन की परियोजना शुरू की थी। इसके तहत साइकिल से पर्यटकों को द्वीप के विभिन्न गांवों में घुमाया जाता है। लेकिन उसके बाद कोरोना आने की वजह से इन सब चीज़ों पर विराम लग गया और यह द्वीप गागर में सागर समेटे हुए है। द्वीप के 23 गाँव में करीब 2 लाख की आबादी रहती है और माजुली 15वीं सदी से ही वैष्णव सत्रों या पूजा स्थलों का प्रमुख केंद्र रहा है। अब भी यहाँ 30 ऐसे सत्र हैं। यह सत्र सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र तो हैं ही, छोटे मोटे विवादों के निपटारे में भी अहम भूमिका निभाते हैं। द्वीप के तमाम गांव अपने अपने इलाके में बने सत्रों से जुड़े हैं और वहाँ तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। माजुली रास उत्सव, टेराकोटा और नदी पर्यटन के लिए भी मशहूर है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक और जैविक विविधताओं वाला यह द्वीप फिलहाल तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। हर साल जब बाढ़ आती है तो इसका कुछ हिस्सा अपने साथ बहा ले जाती है। अब इसका क्षेत्रफल तेज़ी से कम हो रहा है। बरसों से इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के प्रयास चलते रहे हैं, लेकिन इसमें अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। गैर सरकारी संगठन माजुली द्वीप सुरक्षा और विकास परिषद का तो दावा है कि इलाके में तट कटाव की हालत इतनी गंभीर है कि अगर जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अगले 15-20 वर्षों में इसका नामो निशान मिट जाएगा और यह तेज़ी से नदी में समा जाएगा। और यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका खेती बाड़ी है, बुनाई है, मजदूरी है, परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इस आजीविका पर ही बड़ा संकट पैदा हो गया है।
5 साल पहले जब सर्बानंद सोनोवाल यहाँ से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे तब कुछ उम्मीद जगी थी। उसके बाद पहले जोरहाट से काट कर इसे अलग ज़िले का दर्जा दिया गया। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए एक योजना शुरू की गई और इसके लिए फ्रांस की विकास एजेंसी की सहायता से एक योजना भी चलाई गई। और तब सोनोवाल ने कहा था कि 2020 तक इसे देश का पहला कार्बन मुक्त ज़िला बनाना है। हालांकि उसमें अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। तो इस तरह के कई चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं सका है, ताकि इसमें काफ़ी अभी काम बाकी है। तो अब इसके बाद दूसरी बार सत्ता में आने के बाद सरकार ने इन योजनाओं को तेज़ करने पर ध्यान दिया है और लगातार बैठकें हो रही है, योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने काजीरंगा नेशनल पार्क है, आप जानते हैं, जोरहाट ज़िले में, और वहाँ हर साल भयावह बाढ़ से पार्क का ज़्यादातर हिस्सा डूब जाता है। काजीरंगा को दुनिया में एक सींग वाले गैंडों का सबसे बड़ा घर कहा जाता है, लेकिन हर साल बाढ़ में पार्क के डूब जाने की वजह से बहुत सारे गैंडे और दूसरे जानवर मारे जाते हैं और उसी दौरान शिकारी भी सक्रिय हो जाते हैं और गैंडों के सींग की विदेशों में भारी मांग है, तो गैंडों की हत्या कर उनकी सींग काट लेते हैं। तो अब हाल में इसके लिए मुख्यमंत्री ने विशेष टास्क फोर्स के साथ बैठक की है और इसके लिए कई उपायों का ऐलान किया गया है। वन कर्मियों का राशन भत्ता जो पहले 840 रुपये था उसे बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है और एलिफेंट कॉरिडोर जो हाथियों की आवाजाही का गलियारा था उसकी शिनाख्त कर और जल्दी से जल्दी उसे अधिसूचित करने का आदेश दिया गया है। तो बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायज़ा लिया है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि अब बाढ़ का मौसम आने ही वाला है। असम में सबसे पहले ऊपरी असम के उस इलाके में धेमाजी और जोरहाट में बाढ़ आती है। बरसात की पहली लहर से ही वह इलाका डूबने लगता है। तो वहाँ बैठक की है और तमाम जायज़ा लिया है। इसके अलावा गैंडों की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी निर्देश दिए हैं। तो असम में ये दोनों खबरें महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ बीजेपी और आईपीएफटी की सरकार सत्ता में है। वहाँ मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने 579 करोड़ 579 करोड़ की एक का पैकेज घोषित किया है, कोरोना पैकेज। इसके अलावा स्थानीय ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। राज्य में तेज़ी से फैल रहा है कोरोना, तो इसके लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। एक और खबर महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी आप जानते हैं पूर्वोत्तर में तिब्बत से सटा इलाका काफ़ी दुर्गम है, पहाड़ी राज्य है और कई गांवों तक जाने के लिए सड़क नहीं है। कई इलाकों में जाने के लिए हवाई मार्ग ही एकमात्र साधन है, वो भी मौसम ख़राब होने पर लोग जा नहीं पाते हैं। आलम यह है कि नज़दीकी शहरों या ज़िला मुख्यालयों तक जाने के लिए लोगों को कई कई दिन तक पैदल चलना पड़ता है। ये सब दिक्कतें हैं और बहुत दुर्गम इलाका है। तो इसके लिए अब वहाँ प्राकृतिक विपदाएं जब आती है, भूमि धसान और भूमिकंप और पहाड़ धंसने लगते हैं, तो कई जगहों पर जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। ये तमाम दिक्कतें हैं बहुत पहले से इलाके की जो भौगोलिक स्थिति है। तो अब इसके लिए सरकार ने एक प्राकृतिक विपदाओं की निगरानी के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम शुरू किया है, ताकि ऐसी किसी आपदा की स्थिति में पहले से चेतावनी दी जा सके, ताकि जान माल की हिफाजत की जा सके। तो इस योजना पर काम शुरू हो रहा है, बैठकें चल रही है जान माल पर अंकुश लगाने के लिए। और इसके लिए आईआईटी रुड़की समेत कुछ अन्य संस्थानों से भी बातचीत चल रही है। वैज्ञानिकों के साथ टेक्निकल नो हाउ, तकनीकी जानकारी के लिए उस आधार पर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे काफ़ी सहूलियत होगी और दुर्गम इलाके हैं, वहाँ से लोगों की जान माल की रक्षा की जा सकेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं बीच बीच में पूर्वोत्तर का झरोखा इस कार्यक्रम के तहत आपको पूर्वोत्तर की ऐसी ही अनूठी छोटी लेकिन अहम खबरों से अवगत कराता रहूँगा। और चलते चलते एक बार फिर अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और साथ ही टिप्पणी करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।